The math class is key to unlock the success Kalyan Prakamper. ये कहता परीक्षार्थिनः निम्नलिखित भागस्य प्रश्नानाम् उत्तराणि तदैव दद्यु यदि तै भाषा द्वितीय विकल्पे संस्कृतम चितम स्यात्। देखो परीक्षार्थिना मतलब परीक्षार्थी निम्नलिखित भागस्य निम्नलिखित भाग के प्रश्नानाम प्रश्नों को उत्तराणि उत्तर दें तदैव दद्यु तब ही देना चाहिए यदि तई भाषा यदि उन्होंने भाषा द्वितीय के विकल्प में संस्कृत को चुना होगा। आप देखो आपके सामने भाषा का जब विकल्प आता है तो भाषाएं हमारी दो होती हैं, पहली भाषा और दूसरी भाषा। जिन्होंने पहली भाषा संस्कृत का चयन किया होता है वो पहली भाषा संस्कृत का पेपर हल करें और जिन्होंने द्वितीय भाषा संस्कृत को चयन किया होता है वो द्वितीय भाषा का प्रश्न हल करें। होता क्या है कि हम लोग जो इधर उत्तर भाषी लोग होते हैं ये पहली भाषा तो हिंदी का चयन करते हैं और दूसरी भाषा संस्कृत का चयन करते हैं। तो यदि आपने दूसरी भाषा का चयन किया हो तो ये बात आपको पेपर देते समय ध्यान रखनी है कि हमें कौन से भाषा की प्रश्न पत्र की हिंदी करनी है। अब आप देखो पहले पूर्व में भी हमने आपको बताया कि सेंट्रल डेट में गद्यांश और पद्यांश अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और ये लगभग दोनों मिलाकर के 12 से 13 या 14 क्वेश्चन तक आपको हल कराते हैं। होता क्या है कि हमें यदि उसकी संस्कृत की अगर हिंदी हमने कर पाई उसके भाव को स्पष्ट समझ पाया तो इसके प्रश्न बड़े आसान से होते हैं और यदि आपकी उसकी हिंदी करने में समस्या आती तो हो सकता है सकारात्मक उत्तर नकारात्मक में भी परिवर्तन हो जाए। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि आप मेरे साथ साथ हिंदी मेरे साथ में जुड़ करके करते रहो। अब हम 7वें प्रश्न पत्र की हिंदी करेंगे और फिर उस पर आधारित प्रश्नों को तय करेंगे। देखो ये कहता है निर्देश देता है हमको अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा तद आधारित प्रश्नानाम प्रश्न संख्या 121 से 126 तक समुचितम उत्तरम चित्वा लिखत। अधोलिखितम नीचे लिखे हुए गद्यांशम गद्यांश को पठित्वा पढ़ करके तद आधारित प्रश्नानाम उस पर आधारित प्रश्नों को प्रश्न संख्या 121 से 126 तक के समुचित उपयुक्त उत्तर चित्वा चुन करके लिखत लिखो। आप देखो इस पे आपको दो शब्द मिले, एक तो हमको पठित्वा शब्द मिला, इस पे भी आप देखो पठ धातु होती है और पठ धातु में हम इक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं और दूसरा शब्द मिला हमको चित्वा। चित्वा में भी ची धातु है, इस पे भी हम इक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं और इक्त्वा प्रत्यय हमारा करके के अर्थ में प्रयोग होता है। इसकी पहचान क्या है? इक्त्वा प्रत्यय का त्वा शेष रहता है। पठित्वा पे आप देखो त्वा शेष है, चित्वा पे त्वा शेष है पहचान के लिए और करके का अर्थ है पठ माने पढ़ना होता है, इक्त्वा लगाया पढ़ करके, ची माने चुनना होता है, इक्त्वा लगाया अर्थात चुन करके। अब हम इसके गद्यांश पे आ जाएं। ये कहता है विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमः भाषा अस्ति। विश्व के उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा प्राचीनतम भाषा है। भाषेयम् अनेकासां भाषाणां जननी मतः। भाषाओं में अनेक भाषाओं की जननी मता, इसको जननी माता माना जाता है। प्राचीनयो ज्ञान विज्ञानयो निधि अस्याम सुरक्षिता। प्राचीन ज्ञान विज्ञान के निधि के रूप में अर्थात खजाने के रूप में अस्याम सुरक्षिता, इसको सुरक्षित होना चाहिए, इसको सुरक्षित करना चाहिए। संस्कृतस्य महत्व विषय केनापि कथितम। संस्कृत के महत्व के विषय में किसी ने भी कहा है। भारतस्य प्रतिष्ठे, भारत की प्रतिष्ठा द्वय संस्कृतम संस्कृतिस्तथा, दो ही हैं संस्कृत और संस्कृति। इयं भाषा अतीव वैज्ञानिकी, यह भाषा अत्यंत ही वैज्ञानिकी है। केचन कथयन्ति, किसी ने कहा है यत् संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा, जो कि संस्कृत ही है। संगणक अर्थात कंप्यूटर जिसे आप कहते हैं उसको हम संस्कृत पे संगणक कहते हैं। संस्कृत ही है जो संगणक के लिए कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम भाषा है, सबसे अच्छी भाषा है। अस्याः वाङ्मया वेदै पुराणै नीतिशास्त्रै चिकित्सा शास्त्रादिभिश्च समृद्धम अस्ति। इसका जो वांग्मय है, इसका जो साहित्य संसार है वह वेद हैं, पुराण हैं, नीति शास्त्र हैं, चिकित्सा शास्त्र है आदि से समृद्ध है। जो इसका साहित्य है, जो इसका साहित्य जगत है वह वेदों से, पुराणों से, नीति शास्त्र से, चिकित्सा शास्त्र आदि से समृद्ध है। कालिदास आदि नाम विश्व कवि नाम काव्य सौंदर्यम अनुपमम। कालिदास आदि विश्व कवियों का काव्य सौंदर्य भी अनुपम है, अद्वितीय है।
कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति। कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र संसार प्रसिद्ध है, जगत प्रसिद्ध है। गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम सर्वप्रथम आर्यभट्टा अकरोत्। गणित शास्त्र में शून्य का प्रतिपादन सर्वप्रथम सबसे पहले आर्यभट्ट अकरोत्, आर्यभट्ट ने किया था। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतयो योगदानम विश्व प्रसिद्धम। चिकित्सा शास्त्र में चरक सुश्रुत का योगदान विश्व प्रसिद्ध है। संस्कृते यानि अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते। संस्कृत में जो कुछ भी दूसरे शास्त्र विद्यमान हैं वे कौन कौन से हैं? तेषु वास्तुशास्त्रम, उनमें से वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्रम, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञानम, खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्रम, ज्योतिष शास्त्र, विमान शास्त्रम, विमान शास्त्र इत्यादि उल्लेखनीयानि। संस्कृत में जो अन्य शास्त्र विद्यमान हैं उनमें वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, विमान शास्त्र आदि उल्लेखनीय हैं। संस्कृते विद्यमाना सूक्तया अभ्युदय प्रेरयन्ति। संस्कृते विद्यमाना सूक्तया अभ्युदय प्रेरयन्ति। संस्कृत में विद्यमान सूक्तियाँ अभ्युदय जगाने और प्रेरित करने का कार्य करती हैं। सबसे पहले तो हम सूक्ति को समझें। सूक्ति हम कहते किसको हैं? देखो, इस पे दीर्घ संधि तय होती। अगर इसका दीर्घ संधि से विच्छेद कर दें तो ये सुधन उक्ति पे विच्छेद होता है। सु माने अच्छी और उक्ति माने कथन, अर्थात कोई भी अच्छे कथन जो हमें वेदों के द्वारा, पुराणों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा कहे जाते हैं, वो कथन जो हमें जगाने का कार्य करते हैं वो सब भी संस्कृत में विद्यमान हैं। यथा सत्यमेव जयते, जैसे सत्य की ही जीत होती है। वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण पृथ्वी ही संसार परिवार के रूप में विद्यमान है। विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या के द्वारा अमृत की प्राप्ति होती है। योगा कर्मसु कौशलम, योग से कर्म में कुशलता आती है, आदि आदि। ये जो 4-5 आपके उदाहरण दिए गए हैं इनकी भी बात कहता है। ऐसे कोटेशन हमारे संस्कृत में विद्यमान हैं। सर्वभूतेषु आत्मवतम व्यवहारम कर्तुम संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति। सभी, सर्व माने सभी, भूतेषु माने प्राणियों में, आत्मवत अपने समान, व्यवहारम व्यवहार को, कर्तुम करना चाहिए। संस्कृत भाषा हमको ऐसी सम्यक शिक्षा देती है। केचन कथयंत, किसी ने कहा है, यत संस्कृत भाषायाम केवलम धार्मिकम साहित्यम वर्तते, कि जो संस्कृत भाषा है उसमें केवल धार्मिक साहित्य ही विद्यमान है। ऐसा धारणा समीचीना नास्ति, ऐसी धारणा उपयुक्त नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय, संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवन के लिए विविधा विषया समाविष्टा सन्ति, विविध प्रकार के विषयों का समावेश है। अब हम इस पर आधारित प्रश्नों को तय करें। आपने ये देखो, संस्कृत भाषा के महत्व का वर्णन किया गया। ऐसा कहा गया कि संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की, लगभग अनेक भाषाओं की जननी है। इसमें ज्ञान विज्ञान का खजाना सुरक्षित है। संस्कृत के महत्व के विषय में कहा भी गया है कि भारत की प्रतिष्ठा 2 ही हैं, संस्कृत और उसकी संस्कृति। ये भाषा कंप्यूटर के लिए अत्यंत सर्वोत्तम भाषा है और ये अत्यंत वैज्ञानिक भाषा है। इसका वांग्मय वेद, पुराण, नीति शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र आदि से भी समृद्ध है। कालिदास आदि विश्व कवि भी काव्य सौंदर्य उनका अनुपम है। कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र है। गणित में जो शून्य का प्रतिपादन है वो भी आर्यभट्ट ने संस्कृत में ही किया है। चिकित्सा शास्त्र में चरक सुश्रुत का योगदान भी विश्व प्रसिद्ध है। संस्कृत में अन्य शास्त्र भी विद्यमान है। उसमें वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, विमान शास्त्र इत्यादि का उल्लेख है। संस्कृत में सूक्तियाँ भी लोगों को जगाने का कार्य करती हैं, जैसे सत्यमेव जयते, वसुधैव कुटुंबकम, विद्या अमृतम अश्नुते, योगा कर्मसु कौशलम। संस्कृत हमें एक और शिक्षा देती है कि हमें सभी प्राणियों के साथ अपनेपन का व्यवहार करना चाहिए। संस्कृत भाषा इस प्रकार की हमको सम्यक शिक्षाएं दिया करती है। कोई कहता भी है, कोई लोग ये भी कहते हैं कि संस्कृत भाषा केवल धार्मिक साहित्य को ही विद्यमान करती है। ये धारणा बिल्कुल अनुपयुक्त है। संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवन के लिए विविध प्रकार के विषयों का समावेश है। एक आपने इस गद्यांश को पढ़कर के एक आपने सार स्पष्ट किया। अब हम इस पर आधारित प्रश्नों को तय करें। 121 नंबर का प्रश्न हमसे कहता, आर्यभट्टः कस्य प्रतिपादनम अकरोत्। आर्यभट्ट ने किसका प्रतिपादन किया था? ऊपर देखो लिखा हुआ था कि गणित शास्त्र में जो शून्य का प्रतिपादन है वो आर्यभट्ट ने किया था। ये बिल्कुल ठीक है, दूसरा वाला विकल्प इसका। अगला प्रश्न हमसे कहता, निम्नलिखित वाक्येषु किम असमीचीनम। निम्नलिखित वाक्यों में कौन अनुपयुक्त है? असमीचीन का अर्थ क्या होता है? असमीचीन का अर्थ होता है अनुपयुक्त।
अर्थात जो उपयुक्त नहीं है। पहला कहता संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधा विषया समाविष्टा सन्ति। संस्कृत ग्रंथ में मानव जीवन के लिए चतुर्थी विभक्ति विविध प्रकार के विषयों का समावेश है, बिल्कुल है, ये सही बात है। दूसरा कहता संस्कृत भाषा वैज्ञानिकी अस्ति। संस्कृत भाषा वैज्ञानिक है, ये भी बात सही है। संस्कृत भाषायां केवलम धार्मिकम साहित्यम वर्तते। संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक साहित्य विद्यमान है, यही बात अनुपयुक्त है। संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक साहित्य न होकर के मानव जीवन के लिए विविध प्रकार के विषयों का समावेश है। चौथा विकल्प कहता संस्कृत भाषा प्राचीनतम भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन है, बिल्कुल सही है, संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन है। अब हम 123 नंबर के प्रश्न पर आ गए। अर्थशास्त्रस्य रचयिता को अस्ति। अर्थशास्त्र का रचयिता कौन था? कालिदास। कालिदास नहीं थे, कालिदास ने तो काव्य के बारे में लिखा। कालिदास ने 7 ग्रंथ लिखे, इनके बारे में हम लोग जब साहित्य की चर्चा करेंगे तो आपको बताएंगे। चरक ये हमारे चिकित्सा शास्त्र के जनक थे। कौटिल्य हमारे अर्थशास्त्र के जनक थे। इसने पूछा हमको अर्थशास्त्र के लिए, तो कौटिल्य हमारा बिल्कुल सही विकल्प होता, अर्थात चौथा विकल्प बिल्कुल सही होता। और आर्यभट्ट जो थे, इन्होंने शून्य को गणित शास्त्र में जन्म दिया, अर्थात कालिदास ने काव्य सौंदर्य को जन्म दिया, चरक ने चिकित्सा शास्त्र को जन्म दिया और आर्यभट्ट ने गणित में शून्य को जन्म दिया, अर्थात तीनों विकल्प ऊपर वाले गलत होते हैं, चौथा वाला विकल्प हमारा सही होता। 124 नंबर का पेपर हमसे पूछना चाहता विद्या अमृतम अश्नुते इत्यत्र अश्नुते इति क्रियापदे का लकारा। ये कहता विद्या के द्वारा अमृत की प्राप्ति होती है, यहाँ अश्नुते इस क्रियापद का लकार कौन सा है? जब हम अश्नुते शब्द लिखते हैं, अश्नुते शब्द माने होता है प्राप्त करता है, विद्या के द्वारा अमृत प्राप्त होता है। इस पे लट लकार, लिट लकार, लंग लकार और लुंग लकार। देखो लंग लकार अनद्यतन भूतकाल होता है, लुंग लकार सामान्य भूतकाल होता है और लिट लकार परोक्ष भूतकाल होता है। और ये कहता है विद्या के द्वारा अमृत प्राप्त होता है। ता है, ती है से आप वर्तमान काल की बात करते हो, ये लट लकार का प्रयोग होता है। और लट लकार जब आप अश्नुते का रूप चलाते हो, धातुएं हमारी 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है हमारी आत्मनेपदी धातु और एक होती है हमारी परस्मैपदी धातु। आत्मनेपदी और परस्मैपदी में फर्क क्या है? आत्मनेपदी वे धातुएं होती हैं जिसकी धातुओं का परिणाम केवल कर्ता तक सीमित हो जाता है, उनको हम आत्मनेपदी बोलते हैं। जिनका परिणाम हमारे अपने लिए और किसी अन्य के लिए भी स्थापित होता है, उनको हम परस्मैपदी बोलते हैं। अब विद्या के द्वारा अमृत प्राप्त होता है, अर्थात जो विद्या को ग्रहण करेगा उसी को तो अमृत प्राप्त होगा। पर क्रिया का परिणाम कर्ता तक सीमित हुआ तो ये आत्मनेपदी धातु में जाएगी। और आत्मनेपदी के जब आप रूप चलाते हो तो लभते, लभेते, लवंते, लवसे, लवैथे, लवध्वय, लभय, लभा भय, लभामय, इस तरीके से रूप चलाते हो। अर्थात लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप हमको अश्नुते मिलता है। तो पहला वाला विकल्प इसका बिल्कुल सही है, 124 नंबर का पहला विकल्प सही होता। 125 नंबर का प्रश्न क्या कहता? ये कहता कल्याणाय इत्यर्थे किम पर्याय पदम अत्र प्रयुक्तम। कल्याण के लिए इस अर्थ में कौन सा पर्याय पदम अर्थात पर्यायवाची का पद प्रयुक्त हुआ है? वसुधैव, वसुधैव माने पृथ्वी ही, अभ्युदय जगाने के लिए, निधि खजाने के लिए और काव्य सौंदर्य के लिए। ये कहता कल्याण के पर्यायवाची के रूप में कौन सा प्रयोग हुआ? देखो अभ्युदय, अभ्युदय शब्द को जब आप तोड़ते हो, हम अभ्युदय शब्द को तोड़ दें, विच्छेद कर दें इसका, इसमें यण संधि तय होती और यण संधि से इसका विच्छेद क्या होता? अभिधन उदय। और अभी है क्या? अभी एक उपसर्ग है, इसका अर्थ होता सामने, समीप और सम्मुख। और उदय माने जागना, अर्थात जिस किसी के सामने आने पर हम जागने के लिए उद्यत हो जाते हैं उसको हम अभ्युदय बोलते हैं। और कल्याण भी तो वही कार्य करता है, हमारा कल्याण हमको जगाने का ही तो कार्य करता है। अर्थात कल्याण का पर्यायवाची कौन सा स्थापित हुआ? दूसरे नंबर का विकल्प अभ्युदय वाला बिल्कुल सही हुआ। अच्छा, कल्याण और अभ्युदय ये शब्द होता है। आप देखो इसमें जब कल्याण शब्द पे उसने चतुर्थी का प्रयोग किया तो उसने कल्याणाय बनाया, चतुर्थी व्यक्ति लगाई। इसी कारण से अभ्युदय शब्द पे भी चतुर्थी लगा करके इसने अभ्युदय शब्द बनाया। हमेशा जो पर्यायवाची हो गया, विलोम होगा, वही विभक्ति और वही वचन पे तय होगा जो हमसे दिए हुए प्रश्न पे पूछता है। तो कल्याण शब्द पे चतुर्थी थी, तो अभ्युदय शब्द पे चतुर्थी, ये भी एक तरीका होता है आपके प्रश्न पत्र को हल करने का। अब 126 नंबर के प्रश्न पर आ गए। ये कहता केशाम काव्य सौंदर्यम अनुपमम, किसका काव्य सौंदर्य अनुपम है, अद्वितीय है? चरक सुश्रुत,
चरक संस्कृत ने तो चिकित्सा शास्त्र का जन्म दिया था, कौटिल्य ने तो अर्थशास्त्र को जन्म दिया था, कालिदास का काव्य सौंदर्य जो था वो अनुपम था, ऊपर गद्यांश पे आपने तय किया था, अर्थात कालिदास इसका तीसरा विकल्प बिल्कुल सही होता। आर्यभट्ट ने तो गणित में शून्य को जन्म दिया था, अर्थात ये विकल्प गलत होता है। पहले दूसरे गलत होते हैं, तीसरा वाला बिल्कुल सही होता है और चौथा वाला भी गलत होता है। अब हम अगले प्रश्न पर आ गए। अब हमसे कहता अधोलिखितम गद्यांशम, नीचे लिखे हुए गद्यांश को पठित्वा पढ़ करके तद आधारित प्रश्नानाम, प्रश्न संख्या 127 से 135 तक के समुचितम उत्तरम चित्वा लिखत। नीचे लिखे गद्यांश को पढ़ करके तद आधारित प्रश्नानाम, उस पर आधारित प्रश्नों को प्रश्न संख्या 127 से 135 तक के समुचित उत्तरों को चुन करके लिखो। एकः शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलति। एक शिक्षिका घर से, ग्रहात पंचमी व्यक्ति है, एक वचन, एक शिक्षिका घर से पुस्तकानि पुस्तकों को, द्वितीय विभक्ति बहुवचन, आदाय लेकर के, चलती चलती है। एक शिक्षिका घर से पुस्तकों को लेकर के चलती है। मार्गे कश्चित् तस्या उपरि धूलिम कश्चित् च प्रस्तर खंडानि क्षिपति। मार्ग में कश्चित किसी ने, तस्या ऊपरी उसके ऊपर, धूलिम धूल को, कश्चित च प्रस्तर खंडानि, प्रस्तर माने पत्थर होता है, और किसी पत्थर के टुकड़े को भी क्षिपति फेंकता है। उस महिला पर, उसके ऊपर किसी ने मार्ग में धूल को और पत्थर के टुकड़े को फेंका। परम सा स्वदृढ़ निश्चयात् न विचलति, परंतु वह अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई। स्वविद्यालयी कन्या भी सा विनोदनम आलपंती, अपने विद्यालय में उसने कन्याओं के साथ, विनोद के साथ इस बात को बताया। सा अध्यापने संलग्ना होती, और वह अध्यापन में संलग्न होती है। तस्याः स्वकीयम अध्ययनमपि सहैव प्रचलति, तस्याः स्वकीयम अध्ययनमपि सहैव प्रचलति, उसने अपने अध्ययन को भी साथ ही साथ प्रचलित किया। केयम महिला, कौन थी यह महिला? अपि यूयम इमाम महिलाम जानाति, तुम लोग भी इस महिला को जानते हो। इयमेव महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्री बाई फुले नामधेया, यह ही महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्री बाई फुले के नाम से प्रसिद्ध हैं। जनवरी मासस्य तृतीये दिवसे 1831 तमे ख्रीस्ताब्दे महाराष्ट्रस्य नायगांव नाम्नि स्थाने सावित्री अजायत। जनवरी मास के तृतीय दिवसे अर्थात 3 तारीख को 1831 शताब्दी में महाराष्ट्र के नायगांव नाम के स्थान में सावित्री बाई फुले ने जन्म लिया था। तस्या माता लक्ष्मीबाई, उसकी माता लक्ष्मीबाई, पिता च खंडोजी, पिता खंडोजी थे। उसकी माता लक्ष्मीबाई और पिता खंडोजी के नाम से प्रसिद्ध थे। 9 वर्ष देशीय सा ज्योतिबा फुले महोदयेन प्रणीता, 9 वर्ष अर्थात 9 वर्ष के होने पर वह ज्योतिबा फुले महोदय से परिणीत मतलब विवाहित हो गईं। सो अपि तदानीम त्रयोदश वर्ष कल्पा एवासीत, वह भी उस समय जब उसने केवल 13 वर्ष ही पूर्ण किए थे, उम्र के 13 वर्ष ही पूर्ण किए थे। यतो ही सह स्त्री शिक्षायाः प्रबलः समर्थकः आसीत्, जब ही वह स्त्री शिक्षा के लिए प्रबल समर्थक थी। अतः सावित्र्या मनस स्थिति अध्ययन अभिलाषा उत्सम प्राप्तवान, अतः सावित्री के मानसिक स्थिति अध्ययन को सीखने जगाने के लिए प्राप्त किया उद्यत होती थी। इतः परम सा साग्रहम आंग्ल भाषाया अपि अध्ययनम कृतवती, इसके अतिरिक्त वह अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन किया करती थी। 1848 तमे ख्रीस्ताब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयं आरम्भत। 1848 सन में पुणे नगर में सावित्री ज्योतिबा बाई महोदय के द्वारा सावित्री बाई फुले ने ज्योतिबा बाई फुले महोदय के साथ में कन्याओं के लिए प्रदेश के प्रथम विद्यालय का आरंभ किया। तदानीम शाह केवलम सप्तदश वर्षीय आसीत, तब वह केवल 17 वर्षीय अर्थात 17 वर्ष की ही थी। 1851 तमे ख्रीस्ताब्दे अस्पृश्यत्वात्
तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया तयः अपरा विद्यालया प्रारब्धा। 1851 में उन्होंने अस्पृश्यत्वात् अर्थात अछूतों के लिए भी, जो तिरस्कृत लोग थे उस समुदाय के लिए उस समुदाय की बालिकाओं के लिए भी अलग से एक विद्यालय को भी प्रारंभ किया था। अगला इसका और गद्यांश का पार्ट है। ये कहता सामाजिक कुरीति नाम सावित्रम मुखरम विरोधम अकरोत्। सामाजिक कुरीतियों का सावित्रीबाई ने मुखर विरोध किया था। विधवा नाम शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा साक्षात नापित ही मिलता। विधवाओं के सिर मुंडन के लिए पहले ऐसी परंपरा हुआ करती थी कि विधवाओं के बालों को मुड़वा दिया जाता था, मुंडन करा दिया जाता था। विधवाओं के सिर मुंडन के निराकरण के लिए वह साक्षात नापिते मतलब नाइयों से मिली थी। फलतः केचन नापिता अस्याम रूढ़ौ सहभागिताम अत्यजन। फलपूर्वक परिणाम पूर्वक किसी नाई ने इस परंपरा को, इस रूढ़िवादी परंपरा की पर सहभागिता को त्याग दिया था। अर्थात किसी नाई ने इनकी बात को मान करके इस परंपरा में साथ देने से मना कर दिया था। एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्टम, एक बार सावित्री ने मार्ग में देख करके यत कूपम निक्सा, जो कि कुएं के, निक्सा माने समीप निकट में, क्षीण वस्त्रावृता तथा कथितः निम्न जातीया काश्चित नार्या जलम पातुम याचन्ते स्म। एक बार सावित्री ने मार्ग में देखा कि कोई कुआं के पास में क्षीण वस्त्रों को पहने हुए अर्थात जीर्ण शीर्ण वस्त्रों को धारण करती हुई तथा कथित ऐसा कहा जाता था कि ये निम्न जात की कोई महिला निम्न जात की कोई नारी जल पीने की इच्छा से जल पीने को मांग रही थी। उच्च वर्गीय उपहासम कुर्वन्ता, जो उच्च कुल के लोग थे, उच्च वर्ग के लोग थे, वो उसका उपहास उड़ा रहे थे। कूपात जलोद्धरणम अवारयन, और कुएं से जल को उद्धरण कर करके अवारयन अर्थात पलट देते थे। सावित्री एतत् अपमानम सोढ़ुम न शक्नोत, सावित्री ने इस प्रकार के अपमान को सहन करने से मना कर दिया। साता स्त्रिया निज गृहम नीतवती, उसने उस स्त्री को अपने निजी घर में लेकर के आई। तड़ागम दर्शित्वा, और तालाब को देख करके अकथयत बोली, चा यत यथेष्टम जलम नयत, आपको जितनी इच्छा हो उतने जल को आप ग्रहण करो। सार्वजनिको अयम तड़ागा, यह तालाब सार्वजनिक है। अस्मात् जल ग्रहणे नास्ति जाति बंधनम, इसके जल ग्रहण में कोई जाति बंधन नहीं है। तदा मनुष्याणाम समानतया स्वतंत्रयाश्च पक्षा सर्वदा समर्थिता, तो इस प्रकार से मनुष्यों में समानता और स्वतंत्रता का पक्ष सर्वदा और सर्वथा समर्थित होना चाहिए। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृहम इत्यादि नाम संस्थानाम स्थापनाय फुले दंपत्यों अवदानम महत्वपूर्णम। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह आदि संस्थाओं की स्थापना में ज्योतिबाबाई फुले के दंपत्ति अर्थात पति और पत्नी दोनों का अवदान का अर्थ होता है योगदान, महत्वपूर्ण माना जाता है। देखो ये पूरा गद्यांश सावित्रीबाई फुले के ऊपर स्थापित था और आपने इसको पढ़ करके एक आपके मन में एक भाव भी स्पष्ट हो गया। अब हम इसके प्रश्नों को तय करने का प्रयास करें। इसका प्रश्न 127 नंबर का प्रश्न कहता है, कस्या ऊपरी कश्चित प्रस्तर खंडानि क्षिपति, किसके ऊपर किसी ने पत्थर के टुकड़े को फेंका था। लक्ष्मीबाई महाभागा, लक्ष्मीबाई महाभाग पर। सावित्रीबाई फुले महाभागा, बिल्कुल सही। सावित्रीबाई फुले महाभाग एक बार मार्ग से जा रही थी, तब उनके ऊपर किसी ने धूल और पत्थर का टुकड़ा फेंका था। दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। फिर भी तीसरे चौथे की हिंदी कर लें। कन्याया अर्थात कन्या में, फुले दंपत्ति अर्थात पति पत्नी दोनों साथ में थे। दूसरा विकल्प इसका बिल्कुल सही होता। अगला प्रश्न कहता है, सावित्र्या विवाह कस्मिन वयसि जाता, अर्थात सावित्रीबाई के विवाह के समय उनकी उम्र कितनी थी। 13 वर्षा 13 वर्ष की थी, 17 वर्षा 17 वर्ष की थी, नवम वर्षे 9 वर्ष की थी, तो 16 वर्ष की थी। आप देखो ऊपर आपने देखा है, सो अपि तदानीम 9 वर्ष देशायाम सह ज्योतिबा फुले महोदयन परिणीता, जब वह 9 वर्ष की थी तब उन्होंने फुले महोदय के साथ विवाह कर लिया था, अर्थात इसका तीसरा विकल्प बिल्कुल सही होता है। अगला 129 नंबर का प्रश्न हमसे क्या कहता,
सामाजिक कुरीतीनाम मुखरम विरोधः का करोत्। सामाजिक कुरीतियों का मुखर विरोध किसके द्वारा किया गया था? ज्योतिबा फुले के द्वारा, खंडोजी उनके पिताजी के द्वारा, लक्ष्मीबाई के द्वारा या सावित्रीबाई के द्वारा? सामाजिक कुरीतियों का मुखर विरोध किसने किया था? सावित्रीबाई फुले ने किया था। तो चौथा विकल्प बिल्कुल सही होता। 130 नंबर का प्रश्न कहता, प्रथम विद्यालय से आरंभ काले सावित्री कियत वर्षीया आसीत्। जब उसने पहले विद्यालय का आरंभ किया था तो सावित्री कितने वर्षों की थी? त्रयोदश वर्षीया, चतुर्दश वर्षीया, 14 वर्ष की थी, 13 वर्ष की थी, 17 वर्ष की थी या 9 वर्ष की थी? ऊपर आपने गद्यांश में ऊपर आप पढ़ चुके हो, जब वो पहला आरंभ उन्होंने किया था, पहला विद्यालय का आरंभ किया था, तदानीम सह केवलम, उस समय वह केवल 17 वर्ष की ही थी। उस समय वह केवल 17 वर्ष की थी, अर्थात इसका तीसरा विकल्प बिल्कुल सही होता है। अगला 131 नंबर का प्रश्न कहता, स्त्री शिक्षाया प्रबल समर्थक का आसीत्। स्त्री शिक्षा का प्रबल समर्थक कौन था? ज्योतिबा फुले, खंडोजी, सावित्रीबाई या लक्ष्मीबाई? आप देखो ऊपर विकल्प पे पढ़ के आप, स्त्री शिक्षा का प्रबल समर्थक कौन थी? सावित्रीबाई थी। तीसरा विकल्प बिल्कुल सही था। अगला प्रश्न कहता, अध्ययन अभिलाषा इत्यत्र का समासा, अर्थात अध्ययन अभिलाष शब्द में कौन सा समास है? जरा हम अध्ययन अभिलाष शब्द को लिख दें। हमने कहा अध्ययन अभिलाष, इस शब्द को पहले हमने संधि से विच्छेद किया तो ये शब्द दो पदों पर टूटा, अध्ययन धन अभिलाष। अब अध्ययन मध्य पे कौन सा पहचान चिन्ह निकल के आया? अध्ययन की इच्छा, अध्ययन की अभिलाषा की निकल के आया। और का, की, के, रारी रे नानी ने हमने कारक वाले अपने वीडियो पे स्पष्ट किया था। काकी के रारी ने नानी ने हमको संबंध कारक के लिए कहता, और ये किसका भेद होता? तत्पुरुष का भेद होता, अर्थात दूसरा विकल्प बिल्कुल सही हुआ। आप लोगों को यदि कोई समास पे समस्या आती है, आपको समास पुष्ट हैं ऐसा मानते हैं, ऐसी अपेक्षा करते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको समास संधि पे कोई समस्या आती है तो आप दिए हुए लिंक पर, जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हो, इसी पर मेरे संधि और समास के वीडियो पड़े हैं, आप उनको देखिएगा तो आपको निश्चित रूप से जो कुछ भी थोड़ी बहुत भी समस्या आती है वो भी आपको निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। सरोवरम इत्यर्थे, अगला प्रश्न 133 नंबर का, सरोवरम इत्यर्थे किम पर्याय पदम प्रयुक्तम। देखो सरोवर शब्द हम कहते किसको हैं? पहले इस शब्द को विच्छेद कर दें। इस शब्द पे आप देखो विसर्ग संधि तय होती है। सराह धन वर, सराह माने तालाब, पानी, वर माने श्रेष्ठ, जो पानी में श्रेष्ठ है, जो पानी का स्थान रहता, तालाब का पर्यायवाची हुआ। अब हिंदी कर लें इसका पर्यायवाची पूछ रहा, निज गृहम अपने घर में, कूपा जल में, जलम जल में या तड़ाब तालाब में। ये चौथा विकल्प देखो आप, सरोवर का पर्यायवाची स्थापित होता है। हिंदी पे भी जब आप पर्यायवाची तालाब के या सरोवर के पढ़ोगे तो एक तड़ाक शब्द आपको जरूर मिलेगा। अगला प्रश्न 134 नंबर कहता, सम्मानम इत्यस्य किम विपरीत पदम अत्र प्रयुक्तम। सम्मान शब्द का जो हमसे विपरीत शब्द पूछ रहा है, ये सम्मान आप देखो इस पे उपसर्ग देखो, सम धन मान, मान माने इज्जत होती है, सम माने सम्यक रूप से, इसका हमसे विलोम पूछ रहा है, विपरीत का अर्थ विलोम पूछ रहा है। और विलोम किसे कहते हो? ऐसा कोई भी पद जो उसका विपरीत अर्थ रखता हो लेकिन हमारी लोम अर्थात श्वास को पलटने में सक्षम हो जाए। तो सम्मान का विलोम क्या होगा? सम्मान का सम का उपसर्ग अप, विपरीत उपसर्ग अप होता है, इसी के साथ में मान शब्द जोड़ दिया, शब्द बन गया अपमान। जो हमारा विकल्प मिलेगा उसी को हम सही करेंगे। पहला विकल्प ही इसका अपमान है, अर्थात सम्मान का विलोम कौन सा हुआ? अपमान तय हुआ। अब कहता है, सावित्र्या अपरा विद्यालय कस्मिन वर्षे आरंभ था। हमने ऊपर वाले में कहा था 1800, सबसे नीचे वाली पंक्ति 1851 तमे ख्रीष्टाब्दे 1851 में उन्होंने अछूतों तिरस्कृत समुदाय की बालिकाओं के लिए एक दूसरा विद्यालय का निर्माण कराया था। इस पे देखो तीसरा विकल्प हमको 1851 वाला मिलता है, अर्थात तीसरा विकल्प इसका बिल्कुल सही हुआ। अगले प्रश्नों पर चलते हैं। ये कहता, सर्वाधिकम समीचीनम विकल्पम चित्वा, सबसे अधिक उपयुक्त विकल्पों को चुन करके निम्नलिखित प्रश्नानाम, निम्नलिखित प्रश्नों को प्रश्न संख्या 136 से 150 के उत्तरों को दीजिए। पहला 136 नंबर का प्रश्न कहता, निम्नलिखितेषु किम पदम निम्नांकितः गतिविधे भावम स्पष्टतया स्पष्टीकरोत्। निम्नलिखित में से कौन सा पद निम्नांकित गतिविधि के भावों को स्पष्ट करता है? अब ये क्या है? वक्तुम भावम अवगंतुम कृतः सतर्का निर्णय। वक्तुम भावम अवगंतुम कृतः सतर्का निर्णय। वक्तुम माने बोलने वाले के भावों को
अवगंतुम समझने के लिए सतर्क निर्णय होना चाहिए। पहला निष्क्रिय श्रवणम, निष्क्रिय रूप से सुनना। दूसरा सक्रिय श्रवणम, सक्रिय रूप से सुनना। तीसरा चेतनात्मक उपागम, चेतनात्मक साधन। और चौथा अंतः क्रियात्मक क्षमता अर्थात अंतः क्रियात्मक क्षमता। अब आप देखो, बोलने के भावों को तो हम तब समझ सकते हैं जब हम उसका सक्रिय रूप से सुनना स्थापित करेंगे। हम कोई व्यक्ति हमारे सामने भाषण दे रहा, कोई बोल रहा है, यदि निष्क्रिय रूप से इधर उधर की बातचीतों में संलग्न रहेंगे तो क्या उसके भावों को समझने में सक्षम हो पाएंगे? बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। इसी क्रम पे आप जब इस पे आते हो और सक्रिय उस पे कहते हो जिसपे मेरी क्रियाशीलता स्थापित हो, जिसको हम सावधानी पूर्वक सुन रहे हो, तो दूसरा विकल्प इसका बिल्कुल सही होता है, सक्रिय श्रवणम। अब हम इसके अगले प्रश्न पर चले। अगला प्रश्न 137 नंबर का प्रश्न हमसे कहता केन उपागमेन, अर्थात उपागम हम पिछले वीडियो पे भी आपको बता चुके हैं। उपागम हम कहते हैं साधनों को। किस साधन के द्वारा विशिष्ट छात्राणाम, विशिष्ट छात्रों को आवश्यकता अनुगुणम, आवश्यकता पर आधारित उद्देश्य को अधिकृत करते हुए भाषा कौशलानाम विकासा, भाषा कौशल के विकास को सम्यक रूपेण क्रियते, सम्यक रूप से किया जाता है। किस उपाय के द्वारा विशिष्ट छात्रों के आवश्यकता अनुसार उद्देश्यों को अधिकृत करते हुए भाषा कौशल के विकास को सम्यक पूर्वक किया जाता है? पहला अवबोधनात्मकेन उपागमेन, अवबोधनात्मक उपायों के द्वारा। दूसरा समावेशी उपायों के द्वारा। तीसरा अनुशासित उपायों के द्वारा। और चौथा रचनात्मक उपायों के द्वारा। हमसे प्रश्न करता किन साधनों के द्वारा विशिष्ट छात्रों की आवश्यकता के अनुसार उद्देश्यों को अधिकृत करते हुए भाषा कौशल का विकास सम्यक रूप से किया जाता है? अब देखो, अवबोधन उपाय अगर हम प्रयोग करेंगे कि समावेशी उपाय करेंगे कि अनुशासित करेंगे, रचनात्मक करेंगे। देखो, विशिष्ट छात्र आप किसे कहते हो? अर्थात जिन छात्रों को हम विशिष्ट, कोई उन पे कोई चीज़ की कमी हो, उनको हम विशिष्ट छात्र मानते हैं। तो अब विशिष्ट छात्रों का विकास किस प्रकार से हो पाएगा? जब हम उनको परिवेश देंगे। और समावेशी उपागम, समावेशी साधन उसी को है, अर्थात हम बच्चों का वर्गीकरण नहीं करें, सभी बच्चों को एक साथ बैठा लें, एक ऐसा परिवेश दें, तो जो हमारे विशिष्ट वर्गीकरण वाले छात्र हैं उनका भी भाषा कौशल विकास सम्यक रूप से हो, अर्थात दूसरा वाला विकल्प इसका बिल्कुल सही होता है। 138 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? ये कहता है छात्रः लक्ष्य भाषा संदर्भे, छात्रः लक्ष्य भाषा संदर्भे स्वविचारान् स्पष्टतया प्रकटितुं समर्था भवेयु, स्वीकृत भवेयु। छात्र उद्देश्य भाषा के संदर्भ में स्वविचारान, अपने विचारों को स्पष्टतया, स्पष्ट पूर्वक प्रकट करने में समर्था भवेयु, समर्थ होने चाहिए। स्वकृते, इसके लिए लिखित टिप्पणी अवगच्छेयु, लिखित टिप्पणियों को भी स्वीकार करना चाहिए। पठित सामग्र्याचा, और पठित सामग्री को भी विश्लेषणम अपि कर्तु समर्था भवेयु, और व्याख्या करने में भी समर्थ होना चाहिए। एतदर्थम किम आवश्यकम, इसके लिए क्या आवश्यक है? देखो, जो भाषा छात्र सीखना चाहते हैं उनमें वो अपने विचारों को स्पष्ट रूप से प्रकट करने में समर्थ हो जाएं, इसके लिए उनकी लिखित टिप्पणियों की भी स्वीकार्यता होनी चाहिए, पठित सामग्री भी होनी चाहिए, विश्लेषण में भी समर्थ होने चाहिए। इसके लिए क्या आवश्यक है? पहला कहता भाषा संरचनाया अवबोधनम प्रयोगाचा, भाषा संरचना के लिए उसको समझना और उसका प्रयोग करना। दूसरा वैविध्यपूर्णम विस्तृतम शब्द संग्रहणम, विविधतापूर्ण विस्तृत शब्दों का संग्रह। तीसरा कहता है मिश्रित मातृभाषा प्रयोगा, मिश्रित मातृभाषा का प्रयोग। और चौथा कहता है व्याकरण नियमानाम स्मरणम, व्याकरण नियमों को रटना। आप देखो, जब हम अपनी भाषा को, उद्देश्य भाषा को सीखना चाहें तो उस पर, यदि आप प्राइमरी के बच्चे से अपेक्षा करते हो तो उस पर आप जगह जगह पर मातृभाषा का प्रयोग करते रहो, क्योंकि बच्चे ने शुरुआत से मातृभाषा का ही प्रयोग किया है, फिर वो भाषा कौशल पर विकसित रूप से सक्षम हो जाएगा। अर्थात तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। किसी बच्चे को अगर हम सार्थक रूप से पढ़ाना चाहते हैं तो हम उसकी जो लोकल लैंग्वेज, जो बोली जाती है, तो उस पर बोलना शुरू कर दें, प्रारंभ कर दें, तो हम मातृभाषा के रूप में उसको अच्छे से समर्थ बनाने में सक्षम हो पाएंगे। तीसरा विकल्प बिल्कुल सही होता है। अगले प्रश्न पर आया 139 नंबर पे, ये कहता है निम्नलिखितेषु किम कथनम सत्यम, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सर्वाणि रचनात्मक कार्याणि आकलनार्थम सन्ति, सभी रचनात्मक कार्यों के आकलन के लिए, मूल्यांकन के लिए होते हैं। पहला
दूसरा कहता है प्रभावम जनयुतुम, प्रभावों को पैदा करने के लिए रचनात्मक रचनात्मक आकलनस्य उपयोगा निरंतरम पाठन काले अथवा पाठ उपरांतम च क्रियते। रचनात्मक काल का उपयोग निरंतर पाठन काल में, पढ़ने के काल में अथवा पाठ के पढ़ने के उपरांत भी करना चाहिए। तीसरा कहता है योगात्मक परीक्षणानां मूल्योद्देशनम और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संशोधनम अस्ति। योगात्मक परीक्षण मूल्य उद्देश्य होना चाहिए और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में संशोधन भी होना चाहिए। चौथा कहता है रचनात्मक मूल्यांकनम उत्तम सामान्य नियम इति दृष्टया छात्र स्तर निर्णय सहायम करोति। अर्थात रचनात्मक मूल्यांकन हो और उत्तम सामान्य नियमों के प्रयोग की दृष्टि उस छात्र स्तर के निर्धारण में सहायता करती है। अब इस पे हमसे प्रश्न कहता है कौन सा कथन सत्य है? सभी रचनात्मक मूल्यांकन होने चाहिए? बिल्कुल नहीं होने चाहिए। प्रभावों को पैदा करने के लिए? बिल्कुल नहीं। कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों में आप अपेक्षा नहीं कर सकते। योगात्मक परीक्षणों का मूल उद्देश्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में संशोधन है? ये भी नहीं हो सकता। चौथा वाला सही होता रचनात्मक मूल्यांकन हो अर्थात क्रिएटिव मूल्यांकन हो और उत्तम और सामान्य नियमों के प्रयोग छात्र स्तर के निर्णय में सहायता करते हैं। ये बिल्कुल सही चौथा विकल्प। अब 140 नंबर के प्रश्न पर आ गए। ये कहता द्वितीय भाषा संदर्भे, दूसरी भाषा के संदर्भ में भाषा क्षमता इत्यनया अभिप्राय अस्ति। भाषा की क्षमता, इससे क्या अभिप्राय होता है? भाषा प्रयोग करते, भाषा के प्रयोग के लिए स्वभाव निर्माणम, स्वभाव का निर्माण, अस्य कथनस्य आशयास्ति। इस कथन का क्या आशय है? ये प्रश्न करता दूसरी भाषा के संदर्भ में भाषा क्षमता इस अभिप्राय होता है, भाषा प्रयोग के लिए स्वभाव का निर्माण, इससे क्या आशय है? पहला विकल्प देता हमको सामान्य संवाद संदर्भे आधारभूत संरचनाया स्मरणंच। सामान्य संवाद के संदर्भ में आधारभूत वाक्य संरचना और स्मरण घटना? बिल्कुल नहीं हो सकता। दूसरा कहता उपयुक्त वाक्य योजना शब्दावली अनुसार वाक्य रचना। उपयुक्त वाक्य योजना के आधार पर, शब्दावली के आधार पर वाक्य रचना। 1 से 5 तक के बच्चे से आप वाक्य रचना शब्दावली के आधार पर नहीं करा सकते। फिर कहता ध्वनि शब्द वाक्यांश अर्थ इत्यादि नाम शिक्षण। ध्वनि शब्द वाक्य के अर्थों को शिक्षण कराना? बिल्कुल नहीं। सहज वक्तरम अनुगुणम वाक्य संरचना, सहज बोलना, उस पर आधारित वाक्य संरचना करना, अर्थात चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। 1 से 5 तक के बच्चे को हमें बोलने में भी सक्षम बनाना है और वाक्य संरचना पे भी स्वतंत्र छोड़ना है, उसको सक्षम बनाना है। 141 नंबर का प्रश्न कहता छात्राणाम अधिगमन संबद्ध विशिष्ट काठिन्यम दूरीकर्तुम काठिन्यस्य स्वरूपस्य कारणानां च निदानम अनिवार्यम। छात्रों के सीखने से संबंधित विशिष्ट कठिनताओं को दूर करने के लिए कठिनता के स्वरूप के और कारणों का निदान अनिवार्य है। छात्रों के जो सीखने संबंधित जो विशिष्ट कठिनताएं हैं उनको दूर करने के लिए कठिनता के स्वरूप और कारणों का निदान अनिवार्य है। पठन लेखन संदर्भे काठिन्य निवारणार्थम किम आवश्यकम। पढ़ने और लिखने के संदर्भ में कठिनता के निवारण के लिए क्या आवश्यक है? पहला कहता है छात्र परामर्श, छात्रों को परामर्श लेना। दूसरा कहता है मुख्य संकल्पना नाम अधिकृत अभ्यासा, मुख्य संकल्पना को अधिकृत करते हुए अभ्यास कराया जाए। तीसरा कहता है अभिभावका नाम प्रशिक्षणम, अभिभावकों को प्रशिक्षित किया जाए। और चौथा कहता है उपचारात्मक शिक्षण किया जाए। दूसरा विकल्प इसका बिल्कुल सही है, मुख्य संकल्पना को अधिकृत किया जाए, अर्थात हमको दिमाग में पहले ये आए कि हमें इसकी दूरियां कौन कौन सी कठिनाई उसको दूर करने के लिए कैसा अभ्यास कराएं। इस कारण से दूसरा विकल्प बिल्कुल सही होता। 142 नंबर का प्रश्न क्या कहता अवबोधनस्य मूल्यांकनार्थम विद्यार्थिभी प्रदत्तानाम उत्तराणाम आवृत्ति इत्यर्था प्रयुक्तः विधि मन्यते। अवबोधन अर्थात सीखने के मूल्यांकन के लिए विद्यार्थियों के द्वारा दिए हुए उत्तरों की आवृत्ति, इस प्रयुक्त विधि को क्या माना जाए? पहला कहता पुनः प्रापणम, बार बार से प्राप्ति। दूसरा कहता संकलन अर्थात संचयन, चुनना। तथ्य ग्रहणम, सार का ग्रहण किया जाए, या सारांश कथनम, या सारांश का ग्रहण किया जाए। प्रश्न कर रहा था सीखे हुए के मूल्यांकन के लिए विद्यार्थियों के दिए हुए उत्तरों की आवृत्ति को क्या माना जाए। जो बच्चा उत्तर देगा पहली बार में गलत देगा, फिर दोबारा में सही देगा। 1 से 5 तक का बच्चा बार बार से अभ्यास करेगा तो पुनः प्रापणम, बार बार अभ्यास करेगा और फिर गलतियों में सुधार आएगा, अर्थात पहला विकल्प बिल्कुल सही होता। 143 नंबर का प्रश्न क्या कहता ये कहता पंचम कक्षा स्तरे लेखन कौशलस्य मूल्यांकनार्थम कल्पितम यत् कोऽपि छात्रः कमपि विषयं स्वीकृत्य किंचित लेखन कार्यं कुर्यात् येन वाचिका प्रभाविता भवेयुः।
पंचम कक्षा के स्तर में लेखन कौशल के मूल्यांकन के लिए कल्पितम कोई भी कल्पना की गई कि यदि कोई भी छात्र किसी भी विषय को स्वीकार करके किंचित किसी भी प्रकार का लेखन कार्य उसको करना चाहिए। एन वाचिका प्रभाविता भवेयु, जिसके द्वारा बोलने वाला प्रभावित होना चाहिए। छात्रात् किम अपेक्षते, छात्र से क्या अपेक्षा की जाती है। पहला, निर्दिष्ट सारांश से प्रस्तुति, दिए हुए निर्दिष्ट अर्थात निर्देशित सारांश की प्रस्तुति करना। दूसरा कहता है कल्पित साहित्य से प्रस्तुति, कल्पना के साहित्य की प्रस्तुति कराना। तीसरा कहता है विस्तृत प्रतिवेदन से प्रस्तुति, प्रतिवेदन किसे कहते हैं, रिपोर्ट को कहते हो, विस्तृत रिपोर्ट की प्रस्तुति। और चौथा कहता है विश्वसनीय से युक्त से च दृष्टिकोण से प्रस्तुति, विश्वसनीय और युक्त दृष्टिकोण की प्रस्तुति। अर्थात चौथा विकल्प बिल्कुल सही होता, विश्वसनीय और युक्त दृष्टिकोणों की प्रस्तुति कराना। 144 नंबर का प्रश्न क्या कहता, कस्मिन वयसी, किस उम्र में अध्येतारा पढ़ने वाला स्व अनुभव अनुकूलम, अपने अनुभवों के अनुकूल निर्दिष्ट निर्देशित भाषा प्रयोगेण प्रभाविता भवन्ति, भाषा प्रयोग को प्रभावित बनाता है। एवंच भाषा परिमाणम अर्थम च प्रति जागरूकता भवन्ति, और भाषा के परिणाम के प्रति, अर्थ के प्रति भी जागरूक होता है। 10 से 14 वर्ष में, 9 से 12 वर्ष में, 1 से 4 वर्ष में या 15 से 17 वर्ष में, किस उम्र में बच्चे अपने अनुभव के अनुकूल निर्देशित भाषा प्रयोग में प्रभावित होते हैं और भाषा परिणाम के अर्थ के प्रति भी जागरूक होते हैं। हमें पहला विकल्प सही होता है, लेकिन फिर भी हमने चूंकि हिंदी कर दी, आप इसको अपने पेडोलॉजी वाले टीचर से स्पष्ट करके पूछ सकते हो, क्योंकि ये उम्र का जो बातें होती हैं ये आपके में एनसीईआरटी में निश्चित रूप से निर्देशित की गई हैं। तो हमें पहला विकल्प सही लगता है। हो सकता है पहला न होकर के कोई दूसरा हो, इसको आप अपने बाल विकास वाले अध्यापक से पूछ के तय कर सकते हो। 145 नंबर का प्रश्न कहता, लक्ष्य भाषा संदर्भे, उद्देश्य भाषा के संदर्भ में व्याकरणम शिक्षणम, व्याकरण का शिक्षण क्या कार्य करता है। भाषा प्रयोगार्थम छात्रान प्रेरयति, भाषा के प्रयोग के लिए छात्रों को प्रेरित करता है। दूसरा, व्याकरणम अवगंतुम तकनीकी उपकरणानाम आवश्यकता आवश्यक रूपेण अस्ति, व्याकरण को समझने के लिए तकनीकी टेक्नोलॉजी के उपकरणों की आवश्यकता आवश्यक रूप से होती है। इति निर्देशित, ऐसा निर्देश दिया जाता है। देखो दूसरा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अध्येतॄणाम उच्च स्तरीय ऊर्जा निष्पादन अपेक्षते, अब पढ़ने वाले से उच्च स्तरीय ऊर्जा का निष्पादन की अपेक्षा की जाती, बिल्कुल नहीं की जाती, तीसरा भी गलत होता। चौथा कहता पाठ्य वस्तु परीक्षिते, पाठ्य वस्तु की परीक्षा की जाती है। और भाषा व्यवस्था प्रति जागरूकता विकासम करोति, और भाषा व्यवस्था के प्रति जागरूकता का विकास किया जाता है। लक्ष्य भाषा के संदर्भ में व्याकरण का शिक्षण है, अर्थात चौथा विकल्प बिल्कुल सही होता। पहला क्यों नहीं सही होता, ये कहता भाषा प्रयोग के लिए छात्रों को प्रेरित किया जाता है, बिल्कुल पहला भी हो सकता है, लेकिन हमें चौथा वाला सही लगता है, ये मेरा अपना मत है। अगला प्रश्न कहता 146 नंबर का, भाषा शिक्षण शास्त्र में तत्संदर्भगत व्याकरण परिदृश्यम इत्यनेन का अभिप्राय, भाषा शिक्षण शास्त्र में संदर्भ के आधारित व्याकरण के परिदृश्य, इससे क्या अभिप्राय होता है। पहला, अधिग्रहण संबद्ध गतिविधि, अधिग्रहण से संबंधित गतिविधि। व्याकरणम अपि अधिग्रहीते, व्याकरण को भी अधिग्रहण करना चाहिए। यथा वाचनेन श्रवणेन च, अर्थात बोलने और सुनने के द्वारा। दूसरा कहता व्याकरण लेखन मध्य संबंधम अधिकृत, व्याकरण और लिखने के मध्य में संबंध को अधिकृत करते हुए अभ्यासम प्रति न्यूनावधानम, अभ्यास के प्रति न्यून अवधानम, अर्थात कम से कम सावधानी, बिल्कुल नहीं हो सकती, कम सावधानी नहीं हो सकती, अधिक से अधिक सावधानी हो सकती। अगला कहता सुस्पष्ट व्याकरण शिक्षण, अपने स्पष्ट रूप से व्याकरण का शिक्षण। चौथा कहता संशोधनार्थम लिपिबद्ध संवादम सुनम, संशोधन के लिए लिपिबद्ध संवाद का सुनना। न तीसरा हो सकता है, चौथा। पहला बिल्कुल सही है कि अधिग्रहण संबद्ध गतिविधियां कराई जाएं, व्याकरण को भी अधिग्रहण कराया जाए और बोलने और सुनने जैसा अभ्यास कराया जाए, अर्थात 146 नंबर का पहला वाला बिल्कुल सही होता। 147 नंबर का प्रश्न कहता कापि अध्यापिका, कोई भी अध्यापिका लिपिबद्ध व्याख्यानानि श्रव्य दृश्य सामग्री च अधिकृत गृह कार्यम ददाति, कि कोई भी अध्यापिका लिपिबद्ध व्याख्यानों के द्वारा दृश्य श्रव्य सामग्री को अधिकृत करते हुए गृह कार्य देती है। अनेन छात्रा, इसमें छात्र क्या करेंगे। निर्धारित सामग्री अध्ययन न कुर्वन्ति, निर्धारित सामग्री का अध्ययन नहीं करते हैं। दूसरा कहता अतुल्य प्रस्तुति विवरण प्राप्नुवन्ति, अतुलनीय प्रस्तुति की विवरण प्राप्त करते हैं। और चौथा कहता स्वाध्ययनार्थम प्रेरिता भवन्ति, अपने अध्ययन के लिए प्रेरित होते हैं। और
चौथा वाला कहता है स्वरुचि अनुसार अन्वेषण कुंती, अपने रुचि के अनुसार अन्वेषण करते हैं, अर्थात चौथा वाला विकल्प सही है। आप छोटे बच्चे से 1 से 5 वाले बच्चे को आप व्याख्यान देते रहो, दृश्य श्रव्य आप सामग्रियां दिखाते रहो, लेकिन वो अपने रुचि के अनुसार किसी चीज़ पर तो बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित करेगा और किसी पर ध्यान केंद्रित नहीं करेगा। इस कारण से चौथा विकल्प सही होता। 148 नंबर का प्रश्न कहता है द्विभाषिक कक्षायाम दो भाषाओं की कक्षा में अध्यापक अध्यापिका छात्राणाम भाषा एव वदति, अध्यापक अध्यापिकाएं छात्राओं और भाषा में ही बोलते हैं, दूसरी भाषा में ही बोलते हैं। दूसरा कहता है अध्यापक अध्यापिका छात्राणाम भाषा एवं लक्ष्य भाषा वदति, अध्यापक और अध्यापिका छात्रों के भाषा बोलने में उद्देश्य भाषा ही बोलते हैं। तीसरा कहता अध्यापक अध्यापिका केवलम लक्ष्य भाषा वदति, अध्यापक अध्यापिका केवल लक्ष्य भाषा ही बोलते हैं, उद्देश्य भाषा ही बोलते हैं। और चौथा कहता है कक्षायाम छात्रा समान भाषाया वदन्ति, कक्षा के छात्र समान रूप से भाषा को बोलते हैं। प्रश्न कहता है दो भाषिक कक्षाओं में जब आप दोनों भाषाओं की कक्षा में समान भाषा को महत्व दोगे, अर्थात उद्देश्य भाषा लक्ष्य भाषा और दूसरी भाषा को बराबर महत्व दोगे, तभी तो आप हम बोलने में सक्षम बना पाएंगे, तभी तो उस कक्षा को सफल बना पाएंगे, अर्थात चौथा विकल्प बिल्कुल सही होता। 149 नंबर का प्रश्न कहता छात्र चिंतन विकास दृष्टया कीदृशः प्रश्न चिंतनात्मका, छात्र चिंतन विकास की दृष्टि से कैसे प्रश्नों में चिंतनात्मक होते हैं। पहला तथ्यात्मक प्रश्न, दूसरा पाठ्य वस्तु आधारित प्रश्न, तीसरा वैयक्तिक प्रतिक्रियात्मक प्रश्न और चौथा अमुक्त प्रश्न। छात्र चिंतन विकास की दृष्टि से कैसे प्रश्नों को चिंतन कराएंगे। जब आप अमुक्त प्रश्न करोगे अर्थात बच्चों को छोड़ दोगे, आप कुछ भी करो, आप कुछ भी पूछो, हम उत्तर देने में सक्षम हैं, तो आप तब बच्चा हमारे विकास की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण कार्य होगा उसके लिए, अर्थात चौथा विकल्प बिल्कुल सही होता। 150 नंबर का प्रश्न कापि उद्विग्ना छात्रा, अर्थात उद्विग्न मतलब उद्दंड छात्र, विचार मग्ना दृश्यते, विचार मग्न दिखाई देता है, बोधन काले तस्या अवग्रहणमपि, और बोलने समझने के समय में भी उसका अवग्रहण अपि तथैव अनुकूलम नास्ति, और जब कोई चीज़ समझाई जाती है तो उसका जो सीखने का आधार है, अवग्रहण का जो तरीका आधार है वो अनुकूल नहीं दिखाई देता, यथा भवितव्यम जो कि होना चाहिए, अर्थात समझने के समय तो उसको गंभीर होना चाहिए, लेकिन वो दंड होते हुए भी विचार मग्न दिखाई दे रहा है, जबकि वो समझने के समय उतना गंभीर नहीं होता है। अधिगमन प्रक्रिया संदर्भे, सीखने की प्रक्रिया के संदर्भ में एतादृशी स्थिति बाधा अस्ति, इस ऐसी स्थिति बाधा होती है। इसमें कौन सा कारण हो सकता, शारीरिकी शारीरिक रूप से, मनोगत्यात्मक रूप से, संज्ञानात्मक और भावात्मकी भावात्मक। इसमें तीसरा संज्ञानात्मक वाला बिल्कुल सही होता। देखो संज्ञान शब्द को पहले हम समझ लें, संज्ञान कहते किसको हैं। संज्ञान शब्द पे आप देखो संधि देखते हो तो अनुस्वार संधि मिलती है, हमने इसको विच्छेद कर दिया, सम धन ज्ञान होता है। सम माने सम्यक रूप से, ज्ञान माने जानना, सम्यक रूप से जानना, और सम्यक रूप से जानने में उसकी स्थिति अनुकूल नहीं है, अर्थात यही वाला विकल्प, ऐसी बाधा जो होती है वो संज्ञानात्मक बाधा होती है, अर्थात ये बिल्कुल इस वाली स्थिति में वो समझने में अनुकूल महसूस नहीं कर रहा है। ये देखिए आपने आज एक 7वें प्रश्न पत्र की हिंदी को तय किया, हम लोगों ने 7वां प्रश्न पत्र आज तय किया, हम लोगों ने 7वें प्रश्न पत्र की हिंदी आज तय करी, और विगत हम 6 प्रश्न पत्रों की हिंदी आपको तय करा चुके हैं। आज हमने सेंट्रल टेट के 7वें अभ्यास प्रश्न पत्र की हिंदी आपको तय कराई। इसी क्रम से विगत सेंट्रल टेट की परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न पत्र संस्कृत के हुए हैं, अभी चूंकि परीक्षा आपकी स्थगित हुई है, डिले हुई है, तो अभी तो हमने आपको संस्कृत का क्रम से श्रृंखलाबद्ध हम रोज एक पेपर आपको हल करा रहे हैं, हिंदी कराने का प्रयास कर रहे हैं, फिर हम हिंदी के प्रश्न पत्रों को हल करा देंगे। हिंदी और संस्कृत के प्रश्न पत्रों पर अगर आपने मजबूत पकड़ बना ली पिछले पेपरों पे, तो आप प्रश्नों की प्रकृति समझ जाओगे। पहली बात तो, पहला फायदा तो आपको ये होगा। दूसरी, आपकी भाषा के जो व्याकरणिक वाले प्रश्न आते हैं उनको चैनल पे दिए हुए लिंक पर आप व्याकरणिक वाले पोर्शन को भी मजबूत कर सकते हो, और उन पे जो वीडियो दिए गए संधि समास उपसर्ग आदि के और भी आपको क्रम से वीडियो मिलते जाएंगे, उनको भी अगर आप देखते रहे और तो आपको व्याकरणिक वाला भी पार्ट आपका मजबूत होगा, और गद्यांश पद्यांश की उत्तर हिंदी और अपेक्षित उत्तरों को देने में भी सक्षम बनोगे आप। इसी तरीके से हम अगले प्रश्न पत्रों को भी तय कराएंगे। अभी तो संस्कृत तय करा रहे, आगे क्रम पे हम आपको हिंदी के प्रश्न पत्रों को भी तय कराएंगे, तो आप पेपर के आने तक अपने आप को 60 नंबर का, जो अपेक्षित आपसे 60 नंबर हैं, उनको आप पूरी तरीके से प्राप्त करने में सक्षम हो जाओगे, ऐसा मेरा भी भरोसा है। और आप लोगों के भी निरंतर प्रश्न पत्र जब आप हल करते जाओगे तो आपके अंदर भी ऐसा एक कॉन्फिडेंस आएगा, ऐसा भरोसा जगेगा। इसी क्रम पे आप हमसे जुड़े रहिए, देखते रहिए द मैक क्लासेस। धन्यवाद।
The Mac class is key to unlock the success Kalian Prakanpur.